दिख रहा है क्या बोर्ड पे? क्या लिखा है? बायोमोलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया। इन दो वर्ड्स पे ध्यान दे लो सबसे पहले, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो उठाया गया है बायोस से, मतलब क्या होता है? लाइफ। जी भाई। और मॉलिक्यूल्स उठाया है तुम्हारी केमिस्ट्री से, यानी मॉलिक्यूल से। केमिस्ट्री होती है क्या? स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में हम स्टडी करेंगे ऐसे केमिकल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो लाइफ में हेल्प करते हैं। कह सकते हैं कि जो तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है तुम्हारी बॉडी में, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? भाई क्या है? हर चीज केमिस्ट्री तो है। जो कुछ हो रहा है एवरीथिंग इज टोटली केमिस्ट्री। इंडिया जीतती है, इंग्लैंड को हराया, खुशी होती है। खुशी का है? तुम्हारे दिमाग पे केमिकल चढ़े हुए हैं, सर पे चढ़े ये जो केमिकल्स है ना, यही सारे इमोशंस, खुशी, दुख, सब फीलिंग यही होते हैं। सौरव गांगुली ने जो शर्ट उतार के घुमाई ना लॉर्ड्स के मैदान में, वो क्या थी? केमिस्ट्री थी, सेल्यूलोज। अगर कॉटन होती तो सेल्यूलोजिक थी, हालांकि वो तो सेमी सिंथेटिक पहनते हैं, पर होता सब केमिस्ट्री में ही। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में अपने को पढ़ने हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी बॉडी में जो रिएक्शंस दिखाएंगे जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी सस्टेन होगी। आखिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या थी? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म होती किससे? मॉलिक्यूल से, या कह लो केमिस्ट्री होती है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो क्या किया जा सकता है भाई। क्या क्या सुन रखा है इसके बारे में तुमने? अलग अलग तरीके के सुन रखे होंगे। तुमने सुने होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तुमने सुने होंगे। और क्या सुने भाई हम लोगों ने? प्रोटीन का बहुत नाम सुना है। आजकल तो जब से कोविड आया है प्रोटीन बहुत फेमस चल रहा है। अंडे खाओ, प्रोटीन चीजें खाओ, इम्यूनिटी डेवलप होती है, दुनिया भर की चीजें सीखी। और क्या सीखा हुआ है भाई प्रोटीन के साथ साथ? न्यूक्लिक एसिड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। डीएनए, सांप का बच्चा सांप निकलता है, हाथी का हाथी, क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए प्रेजेंट है उसका। जेनेटिक्स पढ़ाने तो यार यहाँ पे नहीं आए हैं। तो केमिस्ट्री में क्या? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का नाम सुन रखा है। और भाई तुमने किसी चीज का नाम सुना है क्या? विटामिन्स के नाम सुने? सबने गोलियां चूसी अभी, विटामिन सी। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी की सारी चीजें जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं और हमारी लाइफ को सस्टेन करने में, या कह लो हमारे जीवन चलाने में हमारी मदद करती हैं, इन्हीं को हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो ये तो बड़ी सरल सी बात थी, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, यही मेजर टॉपिक भी है। प्रोटीन छोटा सा होगा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और विटामिन और उनकी डेफिशिएंसीज पढ़ते हैं। बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है ये चैप्टर क्लास 11th में। हम लोग यहाँ पर थोड़ी रिएक्शंस के एस्पेक्ट से स्टडी करने वाले हैं। तो इतनी सी बातों की समझ, वैसे कोई समझने वाली बात थी नहीं। जो समझ भी इनफैक्ट आ रहा है ना, ये भी सर पे चढ़े केमिकल्स ही हैं। सर पे चढ़ जाते हैं तो फिर दिक्कत भी हो जाती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। बायोमोलिक्यूल्स का पहला पार्ट। देखो अभी तक बकवास कर रहा था ना, तो तेज तेज बोल रहा था, अब आराम से सुनो। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पहली चीज, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं क्या होता है। दिमाग दौड़ाओ भाई, क्या सुना है इसके बारे में तुमने? इसके नाम को भी अगर पढ़ लो ना तो थोड़ी साइंस समझ में आएगी। इसके नाम में भी तुम्हें दो चीजें नजर आएंगी, और उन दो में से पहली चीज है कार्बो यानी कार्बन, और हाइड्रेट्स। हाइड्रेट का मतलब तो सबको पता होता है यार, वाटर। हाइड्रेशन दुनिया भर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से। तो कार्बन और वाटर। एक्चुअली ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। साइंटिस्ट दिखते बेवकूफ है, होते नहीं है, समझदारी से काम करते हैं। उन्होंने जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखे, कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करी, और ये होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं, फ्यूल हमारी बॉडी का एक्चुअली में यही होता है। ग्लूकोज, स्टार्च, नाम सुने होंगे, वही होते हैं बस कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, फिर से बकवास करो, थोड़ा तेज बोलो, ठीक। तो साइंटिस्ट ने देखा जब इनके फॉर्मूलाज को, तो पाया कि ये एक्चुअली में, ये पुरानी डेफिनेशन है, ध्यान रखना, कि एक्चुअली में दे वर considered to be hydrates of carbon. They were considered to be hydrates of carbon. पुराने जमाने में माना गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बन को गीला कर दिया गया भाई, मतलब हाइड्रेट कर दिया गया। और वैसे ही, और अभी देखो तुम भी कहोगे कि हाँ कहे तो तुम यार सही रहे हो। देखो ग्लूकोज का नाम सुना है, फॉर्मूला भी सुना होगा, C6H12O6, ठीक। एक और अपनी वो
चीनी नहीं डालते हैं यार चाय वाय में, क्या होती है? केन शुगर, हाँ सुक्रोज कहते हैं जिसको। तो C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट शायद 180 होता है, ऐसे तुम निकाल सकते हो, इसके शायद 342 होता है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है तुम्हारा? ग्लूकोज, कमजोरी आती है पीते, ग्लूकॉन डी। और ये क्या है तुम्हारी? केन शुगर, वही शुगर जो घर में चीनी होती है यार, और इसी का साइंटिफिक नेम होता है मेरे भाई सुक्रोज। ठीक, तो ये है ग्लूकोज और ये है सुक्रोज। जानते हैं अपन फॉर्मूले 6 क्लास से रटते आते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको देखो, ये तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या कि 6 कार्बन को पानी के 6 मॉलिक्यूल से भिगा दिया गया हो? C6H6 2 12O6, और सेम इसके साथ है। इस पे बेचारे पे बस थोड़ी सी कमी करी गई है कि इसको 12 के हिसाब से 11 मॉलिक्यूल पानी दिए गए, लेकिन लग वैसा ही रहा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जैसा ही लग रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही जब स्टार्टिंग में इन पे स्टडीज हुई, इनके फॉर्मूले बनाए गए, तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक्चुअली में हाइड्रेट्स ही हैं। लेकिन फिर एक चमत्कारी साइंटिस्ट आया वहीं बीच से, भाई स्मार्ट बच्चा क्लास का, और बोला कि रुको, तुम्हारी बात सही है। साइंटिस्ट से बोला कि तुम्हारी ये बात सही लग रही है, मगर एक बात बताओ, कभी अचार खाया है क्या? तो साइंटिस्ट का अचार क्या इंडियन नहीं थे, कहानी है। ठीक, तो अचार में हम कहते हैं, हमारे यहाँ भाई गांव में अचार में डालते हैं ये, और क्या है ये? एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको कहते हैं, सिरका कहते हैं, हमारे तो सिरका डालते हैं अचार में। और हमने सीखा है कि वो जो सिरका पड़ा है उसको भी अगर तुम लिखो यहाँ पे, तो भी तुम्हें लगेगा कि ये तो ये लिखा हुआ है। देखो 4 हाइड्रोजन, सॉरी छोटी सी गलती, और सही कर देते हैं यहाँ पे, हाँ। तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो उसने कहा बताओ क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो उन्होंने कहा यार गलती पकड़ी गई है कि नहीं? गलती पकड़ी गई। साइंटिस्ट को मानना पड़ा कि हाँ भाई ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये तो नहीं। तुम्हें भी पता है कि ये नहीं है। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो। ठीक, एक बार को कोई कह दे ये बेस हो सकता है, भाई तुम्हें OH दिख रहा है, मान लो भी हो सकता है, लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट होगा? नहीं हो सकता भाई, कहां से? ठीक, तो ये पता था सबको कि कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं चलो ठीक है, ये बेकार, ये धोखेबाजी कर रहा है, बनने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, ये एक और कार्बोहाइड्रेट लेके आए जो इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा था। बोले चलो पहले तो तुमने कह दिया कि हाँ भाई वो बनने की कोशिश कर रहा है, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो इसका नाम भी सुन रखा है, C6H12O5, ग्लूकोज से एक ऑक्सीजन कम है, नाम बड़ा सुंदर सा, रैमनोज, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। हाँ सर बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसको तुम इस फॉर्मूले में नहीं बैठा सकते। तो साइंटिस्ट को हार माननी पड़ी कि भाई हमारी मानते हैं, गलती हो गई हमसे, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। कई जगह बैठी पर करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि अब अपने को चाहिए एक नई डेफिनेशन, और आइए सीखते हैं वही डेफिनेशन जो साइंटिस्ट ने बताई थी। है उससे पहले अगर कोई चाहे कि ये फॉर्मूले और ये एक्सेप्शन होता है टू दिस फॉर्मूला और एसिटिक एसिड इससे कैसे मैच करता है, ये लिखना चाहे तो वो बिल्कुल लिख सकता है। ठीक, चलो भाई हटा जाए इसको। अब आते हैं अपनी बढ़िया वाली डेफिनेशन पे। फिर आए आखिरी अपनी डेफिनेशन जो हमें सीखनी होती है, और वो डेफिनेशन कहती है कि कार्ब्स, हाँ इतना लंबा बोलोगे यार कार्बोहाइड्रेट, तो जमाने चले गए, आजकल कार्ब्स बोलते हैं, कार्ब्स खाओ, कम खाओ, वेट कम करो। ठीक, कार्ब्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, आंखें खुल रही हैं ऑप्टिकली सुन के, आइसोमेरिज्म ना बजाने लगे नहीं यार यहाँ पे, तो ऐसी नहीं आती अपने को है। तो कार्ब्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ले यार आइसोमेरिज्म तो था ही था, IUPAC हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कहां से लिया भैया? देखो चलो, कार्ब्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, और
एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स। लेकिन ये भी करेक्ट डेफिनेशन है, इसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ती है, और द कंपाउंड्स which provide these units on hydrolysis बड़ा बड़ा लिखा है, समझ में आ रहा होगा। कई बार शिकायत रहती है कि तुम लिखते बहुत धीरे और क्या लिखाते हैं यार। हाँ ठीक है, तो डेफिनेशन दी गई कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स नहीं कार्बन के, वो तो बेवकूफी थी। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, यानी जब तुम इससे गुजारोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये उसको घुमाएंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। हाँ योगा कर लेता हूँ मैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करना भी चाहिए इंसान। तो या तो ये घुमाएंगे LHS या ये घुमाएंगे RHS, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यही तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो पॉलिटिकली कह रहा हूँ यार, एक तो चुनाव नहीं खत्म होते इंडिया में, ठीक है, ऑप्टिकली बेटा, पॉलिटिकली नहीं, उसमें तुम बाद में करना, ठीक। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे इसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। कीटोन्स या एल्डिहाइड्स, कीटोन एल्डिहाइड पता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स, CHO ग्रुप हो तो कीटोन, दोनों तरफ एल्काइल जोड़ के बीच में डबल बॉन्ड हो तो सॉरी, CHO हो तो एल्डिहाइड और दोनों तरफ एल्काइल जोड़ के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो कीटोन कहते हैं। या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो इनको दे अपने हाइड्रोलिसिस होने पे, यानी उनमें पानी डालो या उनका हाइड्रोलिसिस कराओ, पानी से ब्रेक कराओ उनको, क्या दे तुमको, फिर से पॉलिटिकली बोल रहा हूं यार, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या एल्डिहाइड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो सच कंपाउंड्स को भी आप किसका दर्जा देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का दर्जा देंगे। यानी बेवकूफ कौन, जो या तो खुद बेवकूफ हो या समय आने पर बेवकूफी करे, दोनों ही बेवकूफ है, ठीक। वो परमानेंटली, और इसको भी बेवकूफी कहा जाएगा भाई। अब आदमी कोई हर महीने में 15 दिन बेवकूफी करे तो वो भी बेवकूफ है, हफ्ते में एक बार करे वो भी बेवकूफ है। खैर बेवकूफी का क्या करना है, बात समझो क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो अपने हाइड्रोलिसिस पे इनको दे दें, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने किया भाई इनका बहुत सारे तरीकों में सेग्रीगेशन या क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन खाली थोड़ा सा लिखूंगा, नेक्स्ट पेज पे डिटेल करेंगे। क्लासिफाई किया गया, और किस पे क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ दीज यूनिट्स पे क्लासिफाई किया हम लोगों ने इनको, ठीक है भाई, बढ़िया। एक वर्ड आया जिसका नाम था सैकरॉन, ग्रीक वर्ड था, और उसका नाम होता था शुगर। एक्चुअली जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने टेस्ट किए तो मीठे निकले, ग्लूकोज चाटा होगा सबने, कैसा होता है मीठा। शुगर कैसी होती है, कोई कड़वी होती है, अब मीठी होती है, शुगर नाम ही शुगर, मीठी। और ये जो वर्ड था ना सैकरॉन, सैकरॉन, यार ग्रीक स्पेलिंग मुझे आती नहीं, गलती हो सकती है, ठीक है, अगर सिंगल के हो, एच ना आता हो, इसका मतलब होता था शुगर या स्वीट, ठीक है, शुगर होता था। और इन्हीं को कहा गया कि भाई यही तो शुगर है, तो इसे वर्ड आया सैकराइड्स, और उसी पे हम लोगों ने नाम देते। याद आएगा भी तुमको सब, देखना सब पढ़ा हुआ है तुमने, मुझे मालूम। मोनोसैकेराइड्स, जिसमें एक सैकेराइड था, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा क्लासिफिकेशन था जिनको हमने कहा पॉलीसैकेराइड्स, जिसको हमने बोला पॉलीसैकेराइड्स। बढ़िया बात है, तो डेफिनेशन लिखोगे बढ़िया रहेगी। और ये तीन हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने बांटा, किसको बांटा, कार्ब्स को डिवाइड किया है तीन भागों में, एक मोनोसैकेराइड्स, एक ओलिगोसैकेराइड्स और एक पॉलीसैकेराइड्स। अभी इनको एक एक करके पढ़ेंगे, तब तक तुम देखो इनको, ठीक हो गया, मिटाया जाए क्या, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखे हमने, मोनोसैकेराइड्स, यहाँ पे लिखो भाई, अब इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड्स। बीच में क्या देखे थे, ये ओलिगो, ओब्लिगो, पता नहीं क्या क्या तो नाम होते हैं यार केमिस्ट्री में,
ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरे थे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो बताया गया कि भाई मोनोसैकेराइड वो है जो अकेला है, जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी ना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, वही है सिंगल। इस पे तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये कुछ नहीं देता। ये क्या है? डू नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, डू नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, यानी हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। यही है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होकर तुम्हें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बना रहे हैं, ये वही है मोनोसैकेराइड्स। ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये हाइड्रोलाइज होते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड्स भाई हाइड्रोलाइज होते हैं और तुमको डिलीवर करते हैं 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इससे छोटा तो है नहीं ना कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड है जो भी फर्दर हो नहीं रहे। अब यार दीवार तोड़नी शुरू करी, ठीक, ईटा आ गया, ईटा नहीं तोड़ना, ठीक है, ईंटे पे आ गए, ईंटे से मिलके बनी, तो ईटा ही क्या है? मोनोसैकेराइड। तुमने 2 से 10 ईंटे जोड़ दिए, क्या बन गया? ओलिगोसैकेराइड। इससे ज्यादा जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? पॉलीसैकेराइड। आओ देखो, हाइड्रोलाइज होंगे और तुमको देंगे मोर देन 10, भाई ये मोर देन का साइन है, ठीक है ना, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। बढ़िया, सबसे आसान बात है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो, अभी नाम सुनते याद आएगा तुमको, मोनोसैकेराइड नाम सुना होगा भाई, ग्लूकोज अभी बताया था, इसी का भाई होता है फ्रक्टोज, ठीक है, और भी सुने होंगे गैलेक्टोज, मैनोज, तमाम तरह ग्लिसरॉल्डिहाइड बायो में पढ़ते हैं सब, ठीक है। हमारे डीएनए में होता है, आई मीन आरएनए में होता है राइबोज, इसी में से ऑक्सीजन निकालो, डीऑक्सीराइबोज, डीएनए बन जाता है भाई, ठीक है, पता है अपने को। अब ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड कितने मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स देगा उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लो तुमने इसको पानी में डाला, इसने तुम्हें पक पक करके 2 मॉलिक्यूल छोड़े मोनोसैकेराइड्स के, तो कितने छोड़े? 2, यानी इसका नाम होगा क्या? दिस इज अ डाइसैकेराइड। तुमने अगला डाला, नेक्स्ट, उसने 3 दिए, तुमने कहा चलो भाई तुम हो कौन? ट्राइसैकेराइड। फिर तुमने कहा अगला भेजो, उसने 4 दिए, तुमने नाम दे दिया टेट्रासैकेराइड। 5 दिए पेंटासैकेराइड, 6 दिए हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नाम ऐसे चलते जाएंगे, कोई अंत नहीं है, समझ में तुमको आ गया होगा। डाइसैकेराइड का एग्जांपल दें तो जो सुक्रोज अभी तुमने अपनी चाय में घोला था वो एक डाइसैकेराइड होता है, ठीक है ना, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक, बढ़िया। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पहले तो 10 से ज्यादा नहीं में, दूसरी बात ये नॉन स्वीट होते हैं टेस्ट में, नॉन स्वीट इन टेस्ट, सो कॉल्ड एज, इसका मतलब होता है कॉल्ड एज, ठीक है ना, C/ कॉल्ड एज नॉन शुगर्स, तो अपन इनको नॉन शुगर्स बोल देते हैं पॉलीसैकेराइड्स को, ठीक है। ये टेस्ट में मीठे मीठे नहीं होते ग्लूकोज की तरह की, ग्लूकोज जैसे एग्जांपल बताऊंगा तो समझ जाएगा। एग्जांपल होता है इसका स्टार्च, एग्जांपल होता है ग्लाइकोजन, और दोनों समझाते हैं। स्टार्च पौधे में स्टोर होता है, पता है, अरे ये भी छोड़ो यार, सेल्यूलोज सबसे आसान, पेपर पल्प या तुम्हारी कॉटन की शर्ट, रुई भी सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, इसी को खा के देखो मीठी लगेगी क्या? किसी को मीठी लग रही है? नहीं लग रही। अब उनको चाशनी में डूब के खाएं। स्टार्च भाई पौधे की टहनी उठा लो, पत्ती उठा लो, स्टार्च तो होगा, फूड इसी में सेव करता है, खा के देखो मीठा लगता है क्या? खाते हुए नहीं मीठा लगता। ग्लाइकोजन नॉन वेजिटेरियंस के लिए नहीं, लीवर में स्टोर होता है, एनिमल बॉडी में। खाया हो कभी बकरे का लीवर? होता है क्या? मीठा नहीं होता, अजीब सा ही होता है, मीठा स्वाद नहीं है। तो क्या है? नॉन शुगर्स है, नॉन स्वीट इन टेस्ट है,
मोनोसैकेराइड्स जो अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, एग्जांपल लिखे हुए हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइज होंगे और तुमको 2 से 10 मॉलिक्यूल्स देंगे मोनोसैकेराइड्स के, वो होंगे तुम्हारे ये, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स जो 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के देंगे, टेस्ट में स्वीट नहीं होंगे तो नॉन शुगर कहा जाएगा। और एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। जो टेस्ट में स्वीट है उनको शुगर कहा जाता है भाई, ठीक बात है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक। इसमें एक छोटा सा और क्लासिफिकेशन होता है, हमने पढ़ा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। उन्होंने कहा चलो और डिवाइड कर दो, मान लो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो तुम उसको बोलोगे एल्डोज शुगर या एल्डोज। और कीटो होगा तो तुम बोलोगे उसको कीटोज। और नंबर ऑफ कार्बन में भी डिपेंड करता है। मान लो तुम्हारी जो शुगर है, मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन शुगर है, तो नाम होगा इसका ट्रायोज। ये ओज वर्ड है ना, शुगर्स के लिए यूज करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आएगा, ट्रायोज, ठीक है। अब इसमें होंगे 2 तरीके के, मान लो इसमें एल्डिहाइड था और मान लो इसमें कीटोन था। तो अगर एल्डिहाइड था तो इसको तुम बोलोगे एल्डोट्रायोज, ठीक। और अगर कीटोन था तो इसी को तुम कहोगे क्या, कीटोट्रायोज। तो ये बेसिक बात है, कोई कठिन चीज नहीं है, ठीक। तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। बढ़िया लग रहा है, कॉपी कर लो। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग इनको बांटते हैं 2 कैटेगरीज में। पहली है reducing sugars, दूसरी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दूसरी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये सब तो ठीक है, वो क्या रहा है ये रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग क्या है ये। चलो भाई देखो, रिड्यूसिंग यानी सामने वाले को रिड्यूस करे, यानी खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज। तो यानी कि अगर ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, ये 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ के आए होते हैं, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है, पर फिलहाल डेफिनेशन सीख लो, बाद में देखेंगे। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जो रिड्यूस करा देती हैं या खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं फेलिंग सॉल्यूशन को एंड टॉलेंस रिएजेंट को। सिल्वर मिरर टेस्ट नाम सुना है ना, टॉलेंस रिएजेंट के साथ होते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इनको रिड्यूस करा देती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग शुगर्स। और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होंगी भाई, ये रिड्यूस नहीं करेंगी। अब मैं ये नहीं लिखूंगा किसे नहीं करेंगी, वहां लिख दिया, समय बर्बाद नहीं करते हुए इतना लिख देंगे, डू नॉट रिड्यूस। तो ये रिड्यूस करती हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। अभी होती कौन कौन सी हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, वेदर चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, सारी की सारी मोनोसैकेराइड्स कैसी होंगी तुम्हारी, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी, ठीक है भाई। यानी कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को वो रिड्यूस करेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। डाइसैकेराइड्स, ठीक है, मोस्टली रिड्यूसिंग होती, जैसे माल्टोज ले लो, लैक्टोज ले लो, रिड्यूसिंग, ठीक है। लेकिन एक डाइसैकेराइड हमारे कोर्स में ऐसी भी है जो नॉन रिड्यूसिंग है और उसका नाम है सुक्रोज, जो अभी पढ़ा सुक्रोज, ठीक है। कैसी है ये, नॉन रिड्यूसिंग है। आखिर ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग है क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है। हम लोगों ने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 चीजें होती हैं, कार्बन की चेन और फंक्शनल ग्रुप। काम क्या है, फंक्शनल को काम होता है रिएक्शन देना, तो ये रिडक्शन करे कौन है, फंक्शनल ग्रुप करेगा भाई, कार्बन चेन नहीं करती। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप इज फ्री टू रिड्यूस, फंक्शनल ग्रुप फ्री है ना, उसको मतलब नहीं है। मोनोसैकेराइड में तो फ्री होता ही है, जुड़ा ही नहीं है आपस में, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इसमें 2 जुड़े हुए हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप फ्री है, किसी एक का भी फ्री होगा तो काम है, ठीक। इसमें क्या दिक्कत है भाई, फंक्शनल ग्रुप नॉट फ्री,
होता है कि नहीं होता, या तुम कहानी सुना रहे हो, ये हम लोग देखते हैं अभी 2 मिनट में देखेंगे। ठीक, तो कैसे पता चलेगा? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बढ़िया बात है, तो इतना कॉपी करो। फिर इसके बाद देखते हैं कि आखिर क्या होता है कि रिड्यूस होती है, क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती। अब सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, है ना। 2 चीजें पढ़ी रिडक्शन में। पहला था फेलिंग सोल्यूशन, और दूसरा देखा क्या? टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। अपन को पता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी हम इनकी रिएक्शन पढ़ते हैं, पर उससे पहले ये होते क्या है। फेलिंग सोल्यूशन 2 होते हैं, एक फेलिंग सोल्यूशन ए और एक फेलिंग सोल्यूशन बी। अलग अलग नहीं है, दोनों को मिलाते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन बनता है, जो अपना रिएजेंट है। ठीक है, ए में क्या होता है भाई? एक्वस कॉपर सल्फेट, C+4 एक्वस, इसका सोल्यूशन है। इसमें क्या होता है भाई? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सॉल्ट है टार्ट्रिक एसिड का, जिसमें एक एसिड आके सोडियम लगाया, एक एसिड हटा के पोटेशियम लगाया गया। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन NaOH या बेसिक मीडियम, ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों को मिक्स करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अभी लेके दिखाते हैं। कोई और कलर लेना चाहिए तो ज्यादा मजा आती है। खैर टेस्ट ट्यूब की बात बाद में करेंगे, पहले टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन along with NH4OH, इसी को कहते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि अमोनिया पानी में डालती है बनाती है और सिल्वर नाइट्रेट हमारा प्रेजेंट है। तो AgNO3NH4OH, ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। अब कैसे होती है रिएक्शन, आइए देखिए। डिवीजन नहीं कार्बोनिल का भाई, देखना ये था तुम्हारा टेस्ट ट्यूब, इधर और इधर। इसमें तुमने लिया था टॉलेंस रिएजेंट, इसमें तुमने ले रखा था फेलिंग सॉल्यूशन A+B। ठीक है, अब 2 ऑप्शंस थे, तुमने इसमें डाली क्या? शुगर। तो ये इसको करेगा ऑक्सीडाइज, इसको करेगा ऑक्सीडाइज, और ये होता है ब्लू कलर का। ये होता है यहाँ पे ऐसा ब्लू कलर का होता है फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक, और जैसे ही तुम इसमें शुगर डालोगे और वो रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो इसको क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। और जैसे ही रिड्यूस करेगी तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये जो ब्लू कलर है ये Cu+2, CuO की वजह से होता है, +2 है, इसको क्या कर देगी? रिड्यूस करेगी, शुगर खुद ऑक्सीडाइज होगी, उसका कार्बोनिल पार्ट एसिड में बदल जाएगा, और ये जो CuO है ये +2 से चेंज हो जाएगा, +2 से चेंज हो जाएगा +1 में, और बनाएगा क्या? Cu2O, बनाएगा क्या? Cu2O, और तुमको देखने को मिलेगा ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट अपने टेस्ट ट्यूब के बॉटम। तो तुमने कह दिया शुगर कैसी है? रिड्यूसिंग। और अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर डालोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका नीला रंग बरकरार रहेगा आसमान की तरह। और अगर तुम्हें यहाँ पे लाल रंग का तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एल्डिहाइड करो, शुगर डालोगे वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा हाँ हाँ मैं बन गया, मैं ऑक्सीडाइज हो गया, मैं रिड्यूस हो गया? नहीं बताएगा भाई, तुमको क्या दिखेगा? ये लाल रंग का प्रेसिपिटेट अपने टेस्ट ट्यूब में, किसका? Cu2O का। +2 से +1 रिडक्शन हुआ है, और ये ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट नजर आने का मतलब है कि तुमको रिडक्शन प्रूव हो गया है, शुगर तुम्हारी रिड्यूस है। ठीक है, ऐसे ही बाय टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक, तुमने इसमें एक रिड्यूसिंग शुगर डाली, तुमने डाली रिड्यूसिंग शुगर, तो क्या होगा? ये जो AgNO3 का Ag+ है, तो ये Ag का हो जाएगा रिडक्शन, प्लस से ये अपने एलिमेंटल स्टेट बना लेगा, सिल्वर चांदी, सिल्वर कलर का तुम्हें देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं सिल्वर मिरर। ऐसा लगेगा तुम्हारा जो टेस्ट ट्यूब है वो शीशा बन चुका है, सिल्वर हो गया है ना, शीशे की तरह, मिरर जैसा। तो कैसा बनेगा? तुम्हें मिलेगा सिल्वर मिरर टेस्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है। तुम्हें सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट, यानी सिल्वर का प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर मिलेगा देखने को,
तो तुम कह दोगे कि हाँ हमारी शुगर कैसी थी, रिड्यूसिंग शुगर। बढ़िया। लेकिन जब हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन सीखते हैं तो 3 चीजें सीखते हैं, देखना भाई। RCHO क्या है ये, एल्डिहाइड। फिनाइल CHO बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन रिंग बना के नहीं लिखा, तो ऐसे बना ही देते हैं यार, मजा नहीं आती है ऐसे, है ना। चलो ये रहा तुम्हारा बेंजेल्डिहाइड और ये रहा RC डबल बॉन्ड R, ठीक। RCHO फेलिंग सॉल्यूशन डालो, पॉजिटिव देगा यानी टेस्ट देगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, कौन, एल्डिहाइड। ऐसे ही टॉलेंस रिएजेंट डालोगे वो भी टेस्ट कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक। इसके लिए एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड से तुम आओ बेंजेल्डिहाइड पे, बेंजेल्डिहाइड में फेलिंग डालोगे नहीं देगा, नेगेटिव। टॉलेंस रिएजेंट बेंजेल्डिहाइड में डालोगे टेस्ट बिल्कुल देगा, पॉजिटिव होता है। और ये तो ना मेरे भाई फेलिंग के साथ टेस्ट देगा और ना ही देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। अब दिमाग में सोचो इस बात का, इस कहानी से क्या कुछ समझ आ रहा है? ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड है, वहां शुगर है, लिंक कहां से आ रहा है बताओ, कुछ समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा समझे? तो भाई ये जो शुगर इतनी देर से डेफिनेशन पढ़ रहे थे ये क्या थे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, ऑप्टिकली एक्टिव भूल जाओ, होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो एल्डिहाइड तो बढ़िया दे रहे हैं, वहां भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, पर ये कीटोन नहीं दे रहे हैं। तो ये कीटोन कैसे दे रहे हैं? फ्रक्टोज इज अ कीटोन शुगर, कीटोज है वो, ग्लूकोज एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज कीटोज शुगर है। पर फ्रक्टोज को जब तुम इन दोनों में डालोगे तो फेलिंग टेस्ट भी देगा और टॉलेंट टेस्ट भी देगा, लेकिन एसीटोन लेके देखो CH3COCH3 दोनों में कोई नहीं देता। तो ऐसा कौन सा जादू आखिर हो रहा है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज सारी शुगर्स देती हैं ये वाले टेस्ट, पर नॉर्मल कीटोन्स नहीं दे पा रहे, पीछे रह गए, कुछ गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना। फिलहाल इतना कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रक्टोज के पास ऐसी क्या मजबूरी थी जो बेचारा रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइज हो गया और सामने वाले को रिड्यूस करना पड़ा कीटोन होने के बावजूद। इतना कॉपी करो फिर देख। ठीक है, देखो एक बड़ा अजीब सा रीअरेंजमेंट होता है वो बेसिक मीडियम में, नाम ही सुन के हालत खराब हो जाएगी। नाम है उसका लोबायरी दी ब्रुइन, लोबायरी दी ब्रुइन आइंकेनस्टाइन, लोबायरे दी ब्रुइन आइंकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की कोशिश भी मत करना, होगा भी नहीं। आइंकेनस्टाइन एक वर्ड याद रखना, बाय चांस कभी आ जाए एग्जाम में रीजन तो आइंकेनस्टाइन वहां तुम्हें मिल जाएगा, तुम याद कर लोगे। ठीक है, ये बकवास है, कोई मतलब नहीं आता। आओ देखो भाई, ग्लूकोज बनाते हैं सबसे पहले, बढ़िया वाला स्ट्रक्चर साथ बनाओगे ना, बनाते हैं CHO और नीचे 6 कार्बन को, सबको आता है इसका स्ट्रक्चर, मुझे मालूम है कि पहला कार्बन दूसरे कार्बन पे हो, OH H, तीसरे पे हो, बस एक तीसरा ही होता है जिसमें OH लेफ्ट साइड लिया जाता है, H इधर लेते हैं, फिर राइट साइड ले लो, OH H 1 2 3 4 5 कार्बन, छठा कार्बन ये रहा CH2 OH। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो 4 कार्बन हैं ये तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यानी तुमसे पूछे थे कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, 2 to the power 4, 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स देता है ये। और क्योंकि जो लास्ट कार्बन है इससे हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं, सुने होंगे डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, तो क्योंकि ये लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन में OH राइट साइड जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग नाम देते हैं डी ग्लूकोज, कैपिटल डी।
याद रखना ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये बात हम लोग आगे सीखेंगे, पर इस डी का उससे कोई रिलेशन नहीं है। एल ग्लूकोज भी होता है। यहाँ पे एक मिरर रखो, मिरर इमेज बनाओ, सारे पलट जाएंगे, क्या होगा? एल ग्लूकोज होगा। यानी अगर तुम केवल इस OH को इधर घुमा दो तो एल ग्लूकोज नहीं बनेगा, पूरा खोलोगे मिरर इमेज तो एल ग्लूकोज बनेगा। लेकिन देखते किससे हैं? आखिरी वाले से। ठीक, तो डी ग्लूकोज सब सेम साइड होते हैं, खाली थर्ड कार्बन देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन में ऑपोजिट लेते हैं। कभी ये फिगर बनाना हो या पहचानना हो तो ऐसे पहचानना। क्या है भाई? ये डी ग्लूकोज है। आओ, खैर ये अपने काम की चीज नहीं थी, ये तुमको आता है, नहीं आता तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज थोड़ी देर में इसके बाद सीखेंगे, उसमें पढ़ लिया जाएगा। ये रहा CH2 और अपने को टॉटोमेरिज्म पड़ी हुई है भाई। इनॉल फॉर्म भी बनेगा इसका, बनेगा ना? कैसे बनेगा देखो, ये अंदर जाएगा, H इस पे चला जाएगा, देखना क्या बना। ये रहा, C पे आया OH, इधर H, यहाँ आया डबल बॉन्ड C, सॉरी ये वाला जाएगा ना, क्या है बेवकूफी वाले काम करते हैं। तो ये ऐसा ना OH, तो ये वाला जो H है उस पे ट्रांसफर होगा। ठीक, तो हमने बनाया इनॉल फॉर्म बना, बल्कि डाइनॉल, दो OH जुड़े हुए हैं पर। ठीक है, फिर नीचे आओ C, ये तीसरा कार्बन है ना, तो इधर H होगा, इधर OH होगा, फिर इधर OH, H, OH, H और आखिरी में अपना फेवरेट CH2OH। ये क्या हो गया भाई? इनॉल फॉर्म। कब बनता है? जब हम इसको बेसिक मीडियम में लेते हैं। अब देखना, देखते जाओ, बेसिक मीडियम में है तो क्या जादू हो सकता है? पहली चीज, ये जो कार्बन है अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिख रहा है, इसकी वजह से ये कैसा हो गया? प्लेनर, प्लेनर हो चुका है। यानी अब जब ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा और ये हाइड्रोजन वापस आएगा तो प्लेनर आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। ध्यान रखना, कैसे? आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। ठीक है, बोलो समझ आया? ठीक, देखो क्या करेंगे। अब मान लो इस बार ये पलट के आ गया तो OH उधर आ जाएगा, मतलब पीछे की साइड से आ गया, इधर था तो देखो मैं क्या बना। फिर से तुम्हारे पास आ गया C डबल बॉन्ड O H, यहाँ ये फिर से आ गया। ठीक, तुम्हारा पूरा ये बना लो भाई पहले, 1 2 3 4 5 और ये रहा CH2OH छठा। तो अब की बार ये OH इधर आ गया, ये H इधर आ गया। तीसरे वाले में तो था ही उल्टा, बाकी ऐसे ही बने रह गए और इसको हो गया, क्या हो गया? उससे ये तुम कहोगे सेम तो है, सेम नहीं है। इसमें H इधर था, इसमें H इधर है। वैसे तो एक तरीके के आइसोमर्स होते हैं जो मैं आगे पढ़ने हैं, पर थोड़ी देर के लिए इसको लिख लो, इसका नाम होता है मैनोज। और क्योंकि OH नहीं थे तो इसको क्या नाम दोगे? डी मैनोज। बढ़िया बात है ना? इसको क्या नाम दोगे? डी मैनोज नाम दोगे। सही है भाई। अब देखो, तो ये डी मैनोज था। अब हो सकता था कि ये डबल बॉन्ड इधर जाने की बजाय कल को इस वाले ऑल के साथ भी तो इन बना सकता है, क्या खरीद लिया क्या ऊपर वाले? हमने ये डबल बॉन्ड यहाँ लाए तो ये डाई इनॉल फॉर्म बना। अब इस इनॉल से हमने ये एल्डिहाइड बनाया, कीटो फॉर्म बनाया, इधर देखे ऊपर शिफ्ट करा के। लेकिन क्या इसमें कसम खाइए कि हम ऊपर ही जाएंगे? नीचे भी जा सकते हैं ना। इस वाले OH के साथ भी तो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, तो एक बार इसके साथ कर दो। तो कैसे दिख रहे हैं तुमको? इंटर कन्वर्टेबल दिख रहे हैं या इक्विलिब्रियम में होते हैं बेसिकली ये। कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में। तो क्या हुआ आपकी बार भाई? ये जो तुमने उठा के वापस इसे दिया था और H वापस आ गया था, ये वाला, अब की बार तुमने इस पे ट्रांसफर किया और ये वाला H इसको दे दिया। ये डबल बॉन्ड तुमने इधर ट्रांसफर किया और ये H उठा के इसको दे दिया। वही बात है, क्या बना?
CH पे एक और H गया, CH2 वो H बन गया, यहाँ आया C डबल बॉन्ड O, फिर सब कुछ वैसा ही सेम रह जाएगा, H OH OH H OH H 1 2 3 4 5 और नीचे ये रहा CH2 OH। ध्यान से देखो क्या कीटोन शुगर बनी, और अगर तुम इसको पहचानते हो, जो कि आई एम वेरी श्योर तुम पहचानते ही होगे, यही तो है डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज ये रहा, राइट साइड में OH है, डी फ्रक्टोज। डी मैनोज क्यों है? क्योंकि राइट साइड में OH है। अब देखो, हो सकता है इतने बवाल में समझ नहीं आया हो, दिखा दे। तुमने लिया डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज को जहां बेसिक मीडियम दिखा उसने कहा मैं टॉटोमेरिज्म करूंगा। अब टॉटोमेरिज्म करने के चक्कर में इसने अपने डबल बॉन्ड इधर पटका, इसका हाइड्रोजन उठा लिया, बन गई इनॉल फॉर्म। अब दिक्कत पता है कहां गई? इनॉल इधर तो नहीं बनी है, पर यहां पहले से OH था। तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं पहचानता किसने मुझे दिया किसने लिया, वो तो बस देख रहा है हाँ H मिल रहा है, काम खत्म। तो एक बार तो हमने इसको इधर फेंक दिया उठा के। तो अगर ये सही तरफ आता तो ग्लूकोज वापस बन जाता, ऑपोजिट साइड आया तो मैनोज बना, और अगर गलती से ये इस कार्बन पे इधर की तरफ बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई और हाइड्रोजन हमने उधर भेजा तो क्या बना? कीटोन बन गया। तो ये कैसे है आपस में? ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसी वजह से जब तुम ग्लूकोज घोलते हो पानी में या फ्रक्टोज घोलते हो तो ये रीअरेंजमेंट ऑटोमेटिकली होते हैं। तुमने ग्लूकोज घोला, थोड़ा ये थोड़ा वो देंगे, वो पानी में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इस वजह से अगर कीटोन नहीं भी करता ऑक्सीडाइज तो मेरे भाई ये इसमें बदलना आसान है ना, इससे ये उससे ये उससे ये फिर ये फिर ये। तो इसी रीअरेंजमेंट को नाम दिया लोबायली दी ब्रोइन आइंस्टाइन रीअरेंजमेंट्स। और ऐसे फ्रक्टोज रिड्यूस कर पाता है फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को। समझ में आता है ना? अभी आता है, हो सकता है ना भी आयो, पर ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि भाई फ्रक्टोज तो कीटोन शुगर है। लोग कह देते हैं कि हाँ वो शुगर है करता है, अबे ऐसे कैसे करता है? नहीं, ये यहाँ पे कीटोन बना था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्यों नहीं कर रहा? मतलब ये नहीं कर रहा, वो करेगा ऐसा कैसे? उसमें ऐसा क्या खास है? करना तो फंक्शन कोई रिएक्ट है। तो खास ये है कि ये सारे आपस में क्या है? इनवर कन्वर्टेबल ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, और रीअरेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। डी ग्लूकोज डी मैनोज बना सकता है, डी ग्लूकोज बना सकता है इनॉल फॉर्म के थ्रू होते हुए, और इसको नाम दिया गया आइंस्टाइन रीअरेंजमेंट। बढ़िया बात है ना भाई? बहुत बढ़िया, कॉपी करो चलो। थक गया यार ना, 10-20 सेकंड दो, कॉपी करो। बढ़िया, सही। चलो आगे। अब तुम कहोगे पता कैसे चला? इसका मतलब तो वो सबके साथ करेगा? नहीं, सबके साथ रिड्यूसिंग एक्शन नहीं दिखाएगा। जैसे अगर तुमने ग्लूकोज लिया और तुमने फ्रक्टोज लिया और इन पे अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करना, आप देखना कितना मजा आएगा। तुमने डाला फेलिंग सॉल्यूशन तो कैसा दिया? पॉजिटिव पॉजिटिव, रिड्यूस कराया भाई फेलिंग सॉल्यूशन। तुमने कहा अच्छा कीटोन होके करा रहे हो, और दूसरा भाई दूसरा बम मारा तुमने। रामायण देखी ना, इधर से काट देते हैं आपस में, वही चल रहा है। टॉलेंस रिएजेंट, ग्लूकोज को तो देना ही था भाई, एल्डिहाइड है वो करता है, फ्रक्टोज को लगा नहीं करेगा, लेकिन इसने भी कर दिया। अच्छा बेटा, हमने कहा रुको, हम लाए ब्रोमीन वाटर, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तगड़ा नहीं। अब तो यहाँ पे बेसिक मीडियम था, टॉटोमेरिज्म इजीली था, यहाँ पे तुमने बेसिक मीडियम भी नहीं लिया, तो ग्लूकोज तो ये टेस्ट देगा और पता है क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड कुछ नहीं होता, ग्लूकोज पता है ना क्या होता था? CHO CHOH CHOH COH HCOH HCH2OH, एक कार्बन ज्यादा तो नहीं हुआ, 3 6 नहीं, बढ़िया कुछ नहीं। CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और इस CHO को, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे COH लगा तो क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। तो लोगों को लगा दे रहा है, ये भी बनाएगा, नाम लिख दो भाई, फ्रक्टोनिक एसिड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कीटोन था।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी अच्छे थे, प्लस बेसिक मीडियम की वजह से वो आइंस्टाइन रीअरेंजमेंट भी हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पता चला कि भाई जो फ्रक्टोज है ना वो कीटोन है, और जो ग्लूकोज है ये एल्डिहाइड है, यानी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोज शुगर व्हाइल फ्रक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोज शुगर। बढ़िया बात है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। सही है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ग्लूकोज क्या बवाल है, फ्रक्टोज में क्या दिक्कत है, कैसी रिएक्शंस हैं। ये बढ़िया बात है। इंट्रोडक्शन खत्म, आओ आगे बढ़ते हैं, एक एक करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे सबसे आसान कार्बोहाइड्रेट, नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक, ऑल्सो नोन एज, घर का नाम के ऑल्सो नोन एज होता है, डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, कई सारे नाम होते हैं ग्लूकोज, ठीक है, इसी को कहते हैं। स्ट्रक्चर अभी देखा था, फिर से एक बार देखेंगे, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ो। सबसे पहले सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दो होते हैं, पहला है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज लो मेरे भाई, C6 C12H22O11। पटक दो पानी में, फेंक के मारो इसके सर पे पानी बहुत तेज, सनसना जब बिल्कुल भीग जाए। क्या देने का तुम्हें, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अबे केमिस्ट्री पढ़ो जाके, ये दो टू लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा होता है तो बेवकूफ, आता ही नहीं कुछ, वीडियो बनाने आ रहा है। ये अलग ही है आइसोमर्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो आपको मिल रहा है वो ग्लूकोज है, लेकिन जो साला दूसरा मिल रहा है ना वो फ्रक्टोज है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रक्टोज मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों आइसोमर्स हैं। कैसे फंक्शन आइसोमर है, एल्डिहाइड है, वो कीटोन है, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, सीखा होगा आइसोमरिज्म। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, इसलिए दो बार लिखा था, कोई शौक नहीं, पागल नहीं हूं, ठीक है। सुक्रोज, और दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च तो अपन सब जानते हैं भाई, C6H10O5 का होल N, और इस पे पटक के मारो N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10N है, 12N हो जाएंगे, तो मिलेगा N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज। बढ़िया बात है। तो दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही होते हैं भाई अपने पास। पहला है तुम्हारा सुक्रोज से, और दूसरा किससे, स्टार्च से। और एक एल्डोहेक्सोज होता है, यानी एल्डिहाइड। दिस इज एल्डोहेक्सोज, ठीक है। दो प्रिपरेशन मेथड्स लिख लो, बढ़िया है। इसके बाद इनकी 5-6 रिएक्शंस, इनका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा फ्रक्टोज, थोड़े से डाइसैकेराइड्स, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। चलो मैं कॉपी करो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, अब अपन सीखने जा रहे हैं इसकी रिएक्शंस, ठीक। रिएक्शंस केवल एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करता मैं, आता ही नहीं है यार, करूंगा कहां से, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी आती है एग्जाम, ठीक। पहली चीज है रिएक्शन विद HI which is a reducing agent। और एनसीईआरटी के हिसाब से, और हम छोटे छोटे शब्दों में बताएंगे, इन सबसे कंक्लूजन निकले। स्ट्रक्चर फिर तुम बनाओगे, देखना। रिएक्शन विद HI, हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6, और जब इसकी रिएक्शन कराई ना HI से, तो अपने पता क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन मिली। मतलब समझ रहे हो इस बात का, हैं? समझ रहे हो, समझ रहे हो? बढ़िया किया, नॉर्मल हेक्सेन। इससे पता चला
कि all 6 carbons in glucose are in straight chain. वो ये तुम्हें पता था, अभी तुमने स्ट्रक्चर रटा था, साइंटिस्ट को पहले नहीं मालूम था, जब रिएक्शन कराई ना और ये मिला 6 कार्बन का सपाट सा मॉलिक्यूल, तब पता चला कि जो 6 के 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट लाइन में है या स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। जब किससे रिएक्शन कराई? HI के साथ। ठीक है, मजा आया? अब कैसे पता चला कि भाई एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं? ठीक, देखना। तो हमने दूसरी रिएक्शन ली, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन या अमाइन, जो मन करे, NH2OH। पता है मुझे, तुम्हें आता है, पढ़ी हुई है तुमने ये रिएक्शन, मैंने भी पढ़ी है। कार्बोनिल कंपाउंड्स देते ही देते हैं। क्या बनता है? हमने रिएक्शन कराई ग्लूकोज की, एक वो था, तो ऑक्साइन मिला, एल्डोक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है पता है? रुको रिएक्शन करके दिखा देते हैं। ये होते हैं मेरे भाई कार्बोनिल ग्रुप्स। इनकी रिएक्शन जब तुम कराओगे ना NH2OH से, तो वैसे तो पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है, लेकिन जादू करते हैं हम तो। यहाँ से H2O निकाल दो तो कुछ ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड NOH। इधर से OH हटाओ, चिपकाओ, OH हटाओ, चिपकाओ, वाटर हटाओ और डबल बॉन्ड चिपका दो नाइट्रोजन पे। तो ये जो बन के तुम्हें मिला, इसी का नाम है ऑक्साइन। और क्योंकि एल्डिहाइड से मिला है तो नाम दे दिया एल्डोक्साइन। ठीक, ऐसे ही एक और रिएक्शन होती है, ये तुमने करा किससे? NH2OH से। ऐसी होती है HCN से। जब HCN ऐड कराते हैं तो देखो क्या होता है। ठीक, अगर यहीं पे ये ले लो तो तुम एडिशन जो कराओ HCN का, इस पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है, तो CN माइनस इधर जुड़ता है, H इधर जुड़ता है, तो तुमको एज अ प्रोडक्ट पता है क्या मिलता है? C पे जुड़ा हुआ CN, C पे जुड़ा हुआ OH। इसको एक नाम देते हैं साइनोहाइड्रिन। तो जब तुमने HCN पे इसका रिएक्शन कराया तो तुमको साइनोहाइड्रिन भी मिला। यानी कि इस रिएक्शन से पता क्या चला कि ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप। ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये एडिशन कम एलिमिनेशन, सॉरी एडिशन फिर एलिमिनेशन रिएक्शन इसने दी तो एल्डोक्साइन मिला, इसके साथ दी तो साइनोहाइड्रिन मिला, जो हमारे कार्बोनिल्स देते थे। तो पता चला कि इसमें कार्बोनिल है। HIC का नॉर्मल एग्जाम मिला, क्या पता चला? 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है विद अ कार्बोनिल ग्रुप। बढ़िया, कॉपी करो, करो भाई कॉपी करो। करो करो, मजा आएगी। थोड़ा और आगे बढ़ो। आओ देखो, अभी अभी पढ़ी थी तीसरी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से, सीख लिया, हालांकि अपने को मालूम है क्या लेगा। ग्लूकोज लिया, रिएक्शन कराया Br2 वाटर से, क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया। इससे क्या पता चला भाई? अभी सिखाया था कि एल्डिहाइड है। कैसे मालूम चला था? क्योंकि फ्रक्टोज नहीं कर पाया था, कीटोन हो गया। तो इससे पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप है किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज हैज एल्डिहाइड ग्रुप। किससे पता चला? रिएक्शन करा के ब्रोमीन वाटर से। ठीक है, चौथी एक और है, रिएक्शन विद HNO3। अब ये दो तरीके से आती है, तुम चाहें तो ले लो ग्लूकोज और चाहें तुम ले लो ग्लूकोनिक एसिड। एक्चुअली बात ग्लूकोनिक एसिड से पता चलती है। इसकी रिएक्शन कराओ HNO3 से, इसकी रिएक्शन कराओ HNO3 से, नाम सैकरिक एसिड मिलता है। और ये है एक डाइओइक एसिड, यानी इसमें 2 COOH ग्रुप होते हैं। पता कैसे चलता है? ग्लूकोनिक एसिड में एक COOH था और ये चेंज हो गया डाइओइक, यानी 2 COOH ग्रुप वाले एसिड में। तो और जो HNO3 है वो प्राइमरी अल्कोहल को इसमें चेंज करता है। इसको प्राइमरी अल्कोहल को COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो पता चला कि ग्लूकोनिक एसिड में एक प्राइमरी अल्कोहल था, एक,
अब घर से तो लाया नहीं होगा, तो इसका मतलब ग्लूकोज में 1 प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। और आओ स्ट्रक्चर बना के याद करें, CHO OH H OH H OH H OH H CH2 OH। सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, एक ही तो प्राइमरी है। और सैकरिक एसिड वालों में क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड में तो बताया था, यहाँ COOH कर दो, तो चाहे तो ग्लूकोनिक ले लो, ये रहा CH2OH, नाम है ग्लूकोनिक एसिड, पहले ही पता है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ भी और यहाँ भी जोड़ दे COOH, और ये जो आपको मिला ना, यही है सैकरिक एसिड। क्या ये सैकरिक एसिड मिला, बढ़िया। तो पता चला कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, बढ़िया बात। कॉपी करो, इसके बाद एक रिएक्शन और है, देखते हैं वो भी, देखो क्या हो सकता है। चलो आगे बढ़े, देखो काफी लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, तुम 1.5x पे देख लेना, काम हो जाएगा। देखो आखिरी है, पांचवी है शायद, पांचवी शायद, पता नहीं क्या ही बनती है, पांचवी, ठीक है ठीक है। नाम है एसिटाइलेशन। तो इस क्या करते हैं हम लोग, अपन ने लिया ग्लूकोज, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, OH और एसिड के बीच में होती है, एसिड के, तो तुम ले लो यहाँ पे CH3COCl, एसिटिक, एसिड का क्लोराइड है ये, ठीक है, एसिड क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड नाम होगा इसका। या ले लो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है, ये होता है ना, हाँ ये होता है। या ले लो एसिटिक एनहाइड्राइड, तो दोनों कैसे होते हैं, एसिटाइल ग्रुप ऐड कराते हैं। तो तुमको यहाँ पे पता है क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, यानी 5 एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गए, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की तरह ऐड होता है, याद, OH कराओ ईस्टर बनता है, तो पेंटा एसीटेट यानी एस्टर बना, और किसका बनेगा, अल्कोहलिक ग्रुप का बनेगा, जो OH हम लोगों ने जोड़ जोड़ के दिखाए थे। तो यहां से पता चला कि ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप्स, और एक उसमें से कैसा है, प्राइमरी, ये पता चल चुका है, तो बाकी अपने आप मालूम चल गया कि सेकेंडरी होंगे। ये कैसे पता चली, क्योंकि स्ट्रेट चेन थी ना, टर्शियरी का तो ऑप्शन ही नहीं, स्ट्रेट चेन थी, तो बाकी सारे सेकेंडरी हैं। और क्योंकि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से वो सारे 5 कार्बन से डिवाइडेड है, और एक कार्बन अपना एल्डिहाइड वाला है। यहाँ से हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फाइनली बताया कि कैसा दिख पाएगा। अब हम जस्टिफाई कर सकते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, और फिर से एक बार बना ही लेते हैं, मजा आती है। OH H OH H OH H OH H CH2 OH, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप बता दिया था कैसे आया, स्ट्रेट चेन, HI से रिएक्शन से पता चला था, ये ब्रोमीन वाटर से पता चला था, कार्बोनिल है ये पता चला था जब हम लोगों ने HCN और हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन कराई थी, सैकरिक एसिड बना था, यानी एक प्राइमरी ग्रुप था, और टोटल 5 आए, तो ये रहे बाकी के 4। स्ट्रेट चेन सारी के सारे स्ट्रक्चर को बनाते हुए, जिसका नाम है डी ग्लूकोज। सही है भाई, बढ़िया। तो ये थी हमारी रिएक्शन। इसके बाद आता है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो हेवॉर्थ नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, और उनकी जरूरत ही क्यों पड़ी वो भी हम सीखेंगे, पर अभी नहीं, अगली क्लास में। फिलहाल देखते हैं हम लोगों ने अभी तक सीखा क्या क्या। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है पता है अपने को, ठीक है, सौरभ गांगुली बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स को पहले माना गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बाद में एसिटिक एसिड ने भी वही फॉर्मूला मैच किया, और एक था रैमनोज, वो मैच नहीं कर पाया, तो पता चला कि ये तो गलत है। फिर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या एल्डिहाइड्स, या वो कंपाउंड्स जो ये यूनिट दे हाइड्रोलिसिस पे। फिर 3 भागों में बांटा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड कौन थे, जो हाइड्रोलाइज और ना हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, और ओलिगोसैकेराइड थे जो हाइड्रोलाइज हो 2 से 10 मोनोसैकेराइड दें, और पॉलीसैकेराइड जो 10 से ज्यादा दें। ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड जितने यूनिट देंगे, और ये नॉन स्वीट थे, नॉन शुगर बोला एग्जांपल
ठीक। रिड्यूसिंग शुगर वो थे जिन्होंने रिड्यूस किया था फेलिंग सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट को, और नॉन रिड्यूसिंग को तो नहीं कर पाए थे। सारे मोनोसेकेराइड्स एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और डाइसेकेराइड्स ही एक्सेप्ट सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज कैसा था नॉन रिड्यूसिंग, उसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के बारे में पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन कैसे देते थे वो सीखा, ब्रिकरेट प्रेसिपिटेट, सिल्वर मिरर टेस्ट आता है ये सब। फिर ये रीअरेंजमेंट पढ़ा था कि आखिर कीटोन होने के बावजूद भी फ्रक्टोज क्यों रिड्यूस कर पा रहा था, ये देखा। उसके बाद हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर टेस्ट सीखा कि उसमें एल्डिहाइड है ये कीटोन है, पता कैसे चला, क्योंकि ब्रोमीन वाटर में वो ग्लूकोनिक एसिड बना बल्कि ये रिएक्ट नहीं किया। इसके बाद फिर ग्लूकोज के बारे में पढ़ना शुरू किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। फिर हम लोगों ने HI से रिएक्शन पढ़ी जिसमें हेक्सेन बनी, पता चला कि इसमें 6 कार्बन जो थे वो स्ट्रेट चेन में आते हैं। फिर हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करी जिससे पता चला कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है क्योंकि उसने प्रोडक्ट दिया। फिर ब्रोमीन वाटर ने ग्लूकोनिक एसिड बनाया जिससे पता चला इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। HNO3 से साइक्लिक एसिड बना जिससे पता चला इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल है। फिर पेंटाएसिटेट बना जिससे पता चला इसमें टोटल 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है भाई, तो इतना करो, NCERT पढ़ो। थैंक यू।